भवानीपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पैदल मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया। बीजेपी ने इस हमले के पीछे टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हाथ होने का आरोप लगाया। ये घटना एक दिन पहले की है जब केंद्रीय मंत्री वहां चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसी के तहत उन्होंने वहां एक पैदल मार्च निकाला था, लेकिन बीच रास्ते में ही मार्च में शामिल कार्यकर्ता पर पत्थरों से हमला हो गया। थोड़ी देर बाद पूरी सड़क जंग का मैदान बन गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। हंगामे के बीच सड़क पर मौजूद एक पुलिस वाला दोनों ओर के लोगों को शांत करवाता दिखाई दिया। कई बार तो वो खुद भी घायल होने से बचा। बीजेपी ने इस पूरी घटना की शिकायत वहां के पुलिस थाने में की। इस दौरान थाने के बाहर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे दिखाई दिए। ममता दीदी को इस बात का भरोसा और विश्वास हो गया है कि वो चुनाव हारने वाली हैं। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने इस मामले में टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आपसी झड़प तो पहले से जारी थी। अब वहां बीजेपी के बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्री तक के काफिले पर हमला और पथराव तेज हो गया है, जिन्हें केंद्र सरकार से भी तगड़ी सिक्योरिटी मिली हुई है। इसे बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली और टीएमसी कार्यकर्ताओं की बौखलाहट का नतीजा बताया। कोरोना से निपटने के लिए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के बाद अब राज्य सरकारों ने छात्रों को कोरोना से बचाने के लिए बड़े फैसले किए हैं। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केजरीवाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश किया है। और इसी की तरह पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी पहली से 8वीं तक के स्कूल को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया, जबकि छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया, जिसकी जानकारी राज्य के शिक्षा विभाग ने दी। तो वहीं उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा को कोरोना की वजह से टालने का फैसला लिया। लाल किले में हिंसा का आरोपी लखा सिधाना किसानों के जैम को समर्थन देने के लिए दिल्ली की ओर निकल पड़ा। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा भड़काने के मामले में लखा सिधाना आरोपी है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन वो पंजाब के संगरूर में खुले आम किसानों के आंदोलन में नजर आया। यही नहीं, इस दौरान वो किसानों से आंदोलन को और तेज करने की अपील करता भी दिखाई दिया। ये आंदोलन एक संघर्ष जितना बहुत जरूरी है अपनी होंद दे लई। जो कि सिधाना के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ते दिखे। किसानों के इस जैम के लिए पुलिस भी तैयार दिखी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने लोगों को अपनी यात्रा टालने या दूसरे रास्ते से जाने की सलाह दी। हम लोगों को एडवाइस देंगे ताकि वो अपनी जर्नी पोस्टपोन करें या दूसरे रूट से जाएं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों ने 24 घंटे तक केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम रखने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में देव स्थापन बोर्ड पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला किया। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड में शामिल 51 मंदिरों को मुक्त करने का ऐलान किया है, जबकि बोर्ड के भविष्य पर फैसला आगे लिया जाएगा। तमाम विरोध के बावजूद इस देवस्थानम बोर्ड का गठन 15 जनवरी 2020 को हुआ था, जिसके पास राज्य के 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत 51 मंदिरों की देखरेख का जिम्मा था और मुख्यमंत्री को ही इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में हुई वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक में 51 मंदिरों पर ये बड़ा फैसला लिया। मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 5 मजदूरों के परिवार वाले मुआवजे के लिए उनके शवों के साथ सड़क पर उतर आए, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। एक दिन पहले एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 5 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने मुआवजे के लिए सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। उन्होंने शवों को सड़क पर रखकर अपनी मांग मनवाने की कोशिश की। मुआवजा चाहिए, मुआवजा बताऊंगा। बड़ी संख्या में लोगों के सड़क पर जुटने की वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, लेकिन वो इन लोगों के आगे पस्त दिखे। कुछ देर बाद सदर सीट से बीजेपी विधायक सुची चौधरी के पति ऐश्वर्य चौधरी भी वहां पहुंचे और इन लोगों को समझा बुझाकर वहां से भेजा। इसके बाद ही जाम खुल सका। ऐश्वर्य चौधरी ने एक मजदूर की अर्थी को कंधा भी दिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि बिजनौर के गांव में जिस आदमी ने पटाखा बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, उसके पास सिर्फ
पटाखे बेचने का लाइसेंस था। पटाखा फैक्ट्री अवैध थी और उसके मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। इस हादसे में मारे गए मजदूरों के घर वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिन्हें वहां की बीजेपी विधायक के पति ने मदद का भरोसा दिया। राजस्थान में होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के प्रेम मीणा की रिपोर्ट है कि राज्य सरकार ने कम उम्र में होने वाली शादियों को रोकने के लिए सभी जिलों के कलेक्टर से लेकर पटवारी तक की जवाबदेही तय कर दी है और ये भी साफ कर दिया है कि जो भी बाल विवाह कराते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हलवाई और पंडितों से भी अपील की गई है कि वो बाल विवाह के कार्यक्रमों से दूरी बना लें। शादी के कार्ड प्रिंट करने वाले को दूल्हा दुल्हन की उम्र का प्रमाण रखने का निर्देश भी दिया गया है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए नेताओं और मशहूर हस्तियों के साथ बैठकों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद भी अगर कोई बच्चों की शादी करवाता है तो अधिकारियों को उसकी जानकारी पास के थाने में देनी होगी। गुजरात के अहमदाबाद में एक स्कूल में लगी आग में फंसे 7 मजदूरों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बचा लिया। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो स्कूल की पूरी इमारत को खुद में समेटती चली गई। कुछ ही देर बाद खिड़कियों से आग की लपटें झांकने लगी और धुआं फैलने की वजह से स्कूल की इमारत धुंधली दिखने लगी। इन हालात में स्कूल में 7 लोग फंस गए, जो अपनी जान बचाने के लिए छत पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। आग इतनी भीषण थी कि उसने आसानी से बुझने का नाम नहीं लिया। आग का विकराल रूप लोगों के डर का कारण बन रहा था। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां वहां पहुंची। एक-एक कर लोगों को बचाया गया और आग को भी बुझा लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि जिस स्कूल में आग लगी वहां पेंटिंग का काम चल रहा था। पेंट और फर्नीचर की वजह से आग तेजी से फैली। नीचे की मंजिलों पर आग की लपटें थी, इसलिए मजदूरों ने छत पर जाकर जान बचाई। कोरोना की वजह से स्कूल बंद था, वरना यह हादसा बेहद गंभीर हो जाता। यूपी पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगी। न्यूज़ 18 के श्याम तिवारी की रिपोर्ट है कि इसकी शुरुआत पहले कानपुर शहर से होगी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल के लिए वहां के 3 थानों को चुना गया है, जिनमें IIT कानपुर में बने एक सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। इस सॉफ्टवेयर के जरिए इन थानों में पिछले 5 सालों में दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और इनसे ये पता लगाया जाएगा कि किस वक्त किस इलाके में कौन सा अपराध हुआ था। फिर इन रिकॉर्ड के आधार पर एक खाका तैयार किया जाएगा कि किस इलाके में कब कौन सी वारदात हो सकती है और इस आधार पर उन इलाकों में क्राइम रोकने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी। इस काम को किसी थानेदार नहीं बल्कि IIT कानपुर में बने सॉफ्टवेयर की मदद से ही पूरा किया जाएगा। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो इसे पूरे कानपुर और फिर पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। गुजरात के अरवल्ली से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक पुलिस वाले पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगा। पुलिस ने उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस तरह से वो गाड़ी चला रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई नौसिखिया ड्राइविंग सीट पर बैठा हो। पुलिस की गाड़ी में बैठे इस पुलिस वाले ने बीच बाजार में काफी समय ऐसे ही निकाला। एक ही जगह पर गाड़ी आगे पीछे करने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, जिस वजह से वहां भीड़ जुट गई, क्योंकि वहां से निकलने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। आखिरकार वहां जुटे कुछ लोग आगे आए और उन्होंने उस पुलिस वाले को गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश की। उतारो उतारो नीचे उतारो। लोगों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया, लेकिन वो भी ऐसे मानने वाला कहाँ था। मौका मिलते ही वो वहां से भाग निकला और भीड़ देखती ही रह गई। सौभाग्य की एक बात यह है कि गुजरात के अलग राज्य बनने से पहले वहां शराबबंदी लागू है। वहां शराब पीने पर भी जेल हो सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना तो पूरे देश में ही जुर्म है। इसलिए अरवल्ली में पुलिस के दारोगा की हरकत को अफसरों ने गंभीर माना और उसके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। बंगाल चुनाव में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे अर्धसैनिक बल पर सवाल उठाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने एक और नोटिस भेजा। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इस दूसरे नोटिस में इस बात का जिक्र है कि ममता लगातार अर्धसैनिक बल को धमका और शर्मिंदा कर रही हैं। साथ ही आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि BSF देश की बेहतरीन फोर्स में एक है और इस पर TMC की ओर से आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि अर्धसैनिक बल पर हमले के लिए महिलाओं से की गई ममता की भावात्मक अपील का जिक्र भी आयोग ने अपने इस नोटिस में किया और इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए ममता बनर्जी को यह नोटिस भेजा, जिसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री को कल सुबह 11 बजे तक देना होगा। वो बार बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर CAPF चुनाव को डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी को मैं
एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूं। पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि रात के वक्त कई टीएमसी कार्यकर्ता दफ्तर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में पार्टी दफ्तर के अंदर रखी कुर्सियां और दूसरा फर्नीचर टूटा दिखाई दिया। यही नहीं, दफ्तर में लगे बीजेपी के झंडे और दूसरी चीजें भी जमीन पर पड़ी नजर आई। आरोपियों ने पार्टी दफ्तर का दरवाजा तक तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। पूरा दफ्तर पूरी तरह तहस नहस नजर आया। मामला सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने पुलिस में घटना की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जाँच शुरू कर दी। सौभाग्य की एक बात ये कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इलाके में बीजेपी के जिस दफ्तर में तोड़फोड़ हुई वो कलसी विधानसभा सीट के तहत आता है। उसी इलाके में कुछ दिन पहले 2 बम धमाके हुए थे, जिसमें टीएमसी के समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता इलाके में दहशत फैलाने में जुटे हैं। इन आरोपों को टीएमसी के नेता राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में टीका खत्म होने की वजह से कुछ अस्पतालों में टीका लगाने का अभियान रोके जाने की जानकारी सामने आई। महाराष्ट्र समेत कई राज्य टीके की कमी का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर सियासत भी जारी है। लेकिन गाजियाबाद से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई निजी अस्पतालों में टीका न होने की जानकारी मिली। इंदिरापुरम में तो एक निजी अस्पताल ने गेट पर नोटिस चिपकाकर टीका खत्म होने की जानकारी दी। यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड लगा गया है कि कोविड-19 वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। वैक्सीन नहीं होने की वजह से टीका लगवाने पहुंचे लोग भी मायूस नजर आए। सेकंड डोज लगना है वैक्सीन का, यहाँ आया था तो यहाँ अवेलेबल नहीं है वैक्सीन अभी। डॉक्टरों ने भी अस्पताल में वैक्सीन न होने की वजह से अभियान का बुरा असर पड़ने की बात मानी। हाँ, पिछले 1-2 दिन से तो खत्म है ही है जी। गाजियाबाद सीएम ऑफिस से वैक्सीन मिलती है जी, अभी वहाँ पे नहीं है। हालांकि सरकारी केंद्रों में टीका लगने का अभियान जारी दिखा, लेकिन वहां भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। वहां पहुंचे लोगों को लंबे इंतजार के बाद ही वैक्सीन नसीब हो सकी। यहाँ पे तो ठीक है, चल तो रहा, पर व्यवस्था जो है बिल्कुल खराब है। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से वैक्सीन की कमी के आरोपों को खारिज कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से दलील दी गई कि वैक्सीन की पर्याप्त खुराक मौजूद है, लेकिन कई जगहों पर उन्हें पहुंचने में देरी हुई। सौभाग्य की एक बात यह है कि देश में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली उनकी करीब 32 करोड़ डोज का उत्पादन पिछले महीने तक होने का अनुमान है। देश में अब तक 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है और लगभग 7 करोड़ डोज दूसरे देशों को भेजने की बात कही जा रही है। ऐसे में वैक्सीन की इतनी कमी तो नहीं हो सकती कि टीका लगाने का काम बंद करना पड़े। यूपी के अधिकारी भी यही मान रहे हैं कि वैक्सीन तो है, लेकिन उससे कुछ केंद्र तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार ने पीएसी के एक जवान को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया ये जवान छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था और वो सड़क पार कर ही रहा था कि तभी उसके बाईं तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो जवान हवा में उछलते हुए उस गाड़ी के बोनेट पर ही रह गया। एंट्री कर रहे थे, एक 4 व्हीलर वाला था, स्विफ्ट डिजायर था शायद, उससे टक्कर हो गई। इस हादसे में उस जवान को काफी चोटें आई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि यह हादसा सीतापुर जिले के महमूराबाद कस्बे में हुआ। कार ड्राइवर ने वहां एक कॉलेज के सामने से गुजरते हुए भी रफ्तार कम करना जरूरी नहीं समझा। कार की टक्कर से घायल पीएसी जवान की हालत गंभीर बताई गई।